सवाल उठाता रहा है। राम रहीम को कब कब पैरोल या फरलो मिला? अक्टूबर 2020 एक दिन की पैरोल, मई 2021 एक दिन की पैरोल, फरवरी 2022 21 दिन की फरलो, जून 2022 30 दिन की पैरोल, अक्टूबर 2022 40 दिन की पैरोल, जनवरी 2023 40 दिन की पैरोल, जुलाई 2023 30 दिन की पैरोल, नवंबर 2023 21 दिन की फरलो, जनवरी 2024 50 दिन की पैरोल, अगस्त 2024 21 दिन की फरलो, अक्टूबर 2024 20 दिन की पैरोल, जनवरी 2025 30 दिन की पैरोल, अप्रैल 2025 21 दिन की फरलो, अगस्त 2025 40 दिन की पैरोल, जनवरी 2026 40 दिन की पैरोल, मई 2026 30 दिन की पैरोल। गुरमीत राम रहीम को 2017 में 2 साध्वियों से रेप मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में भी उसे दोषी ठहराया जा चुका है। इसके बावजूद लगातार मिल रही राहत को लेकर पीड़ित पक्ष और कई सामाजिक संगठन सवाल उठाते रहे हैं। माना जाता है कि हरियाणा और आसपास के राज्यों में डेरा सच्चा सौदा का बड़ा वोट बैंक है और इसी वजह से चुनावों के आसपास राम रहीम को राहत दी जाती है। विपक्षी दल पहले भी इसी मुद्दे पर सरकार को घेर चुके हैं। खास बात ये भी है कि कई बार चुनाव आयोग तक को इस पर सख्त शर्तें लगानी पड़ी। राम रहीम की पैरोल पर क्यों विवाद? बार बार पैरोल मिलने पर सवाल, चुनावों के आसपास राहत पर बहस, वोट बैंक राजनीति के आरोप, पीड़ित पक्ष ने भी जताई नाराजगी, सरकार ने नियमों का हवाला दिया। हालांकि सरकार और प्रशासन लगातार यही कह रहे हैं कि राम रहीम को जेल नियमों के मुताबिक राहत दी जाती है। प्रशासन का दावा है कि पैरोल और फरलो हर कैदी का कानूनी अधिकार है और तय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मंजूरी दी जाती है। लेकिन सवाल सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का नहीं, बल्कि उस संदेश का भी है जो समाज में जाता है, क्योंकि जब रेप और हत्या जैसे मामलों में दोषी करार दिया गया व्यक्ति बार बार जेल से बाहर आ जाता है तो न्याय व्यवस्था और पीड़ितों के अधिकारों पर भी बहस शुरू हो जाती है। राजनीतिक जानकारों की माने तो हरियाणा और पंजाब की राजनीति में डेरा सच्चा सौदा का असर हमेशा अहम रहा है। चुनावों के दौरान डेरा समर्थकों का समर्थन कई सीटों पर असर डालता है, इसलिए राम रहीम का हर फैसला राजनीतिक बहस का मुद्दा बन जाता है। फिलहाल राम रहीम को फिर मिली पैरोल ने एक बार फिर वही पुराने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कानून सबके लिए बराबर है? क्या एक प्रभावशाली व्यक्ति को ज्यादा राहत मिल रही है या फिर ये सब सिर्फ नियमों के मुताबिक हो रहा है? लेकिन इतना तय है कि राम रहीम की हर रिहाई अब सिर्फ कानूनी मामला नहीं, बल्कि बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चर्चा का रुख करें, लेकिन इससे पहले कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं और उन्हीं सवालों के जवाब आज की इस बहस में तराशेंगे। लेकिन सवाल राम रहीम को मिली पैरोल के बाद ये उठ रहा है कि राम रहीम को बार बार आखिर पैरोल क्यों मिल रही है। सवाल ये भी कि राम रहीम पर इतनी सरकारी मेहरबानी क्यों देखने को मिल रही है, और सवाल ये कि न्याय व्यवस्था में दोहरे मापदंड का जो आरोप लग रहा है राम रहीम के मामले में वो कितना जायज है। ये बड़े सवाल हैं जो कि जिनके जवाब तराशना बेहद जरूरी है। जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड राम रहीम का रहा है, लगातार पैरोल पर बाहर निकलना, वो भी 30-30, 40-40 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर राम रहीम निकला, और ऐसे में सवाल उठे। राजनीति से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है, धार्मिक वर्चस्व के साथ साथ क्या अब राजनीतिक वर्चस्व भी ऐसे लोगों का हो गया है कि जिसकी वजह से जो कानून व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था है, उसी पर सवाल खड़े हो जाएं। क्योंकि देखिए, सवाल उठना ये भी जरूरी है, उठाना जरूरी है कि बार बार राम रहीम को ये जो पैरोल मिल रही है तो उसके पीछे की वजह क्या है। सवाल ये भी है कि राम रहीम पर आखिर इतनी सरकारी मेहरबानी की क्या वजह है, और सवाल ये भी कि जिसे कानूनी प्रक्रिया ठहराया जा रहा है, कहा जा रहा है, अगर एक नज़र हम डालेंगे कि राम रहीम के ट्रैक रिकॉर्ड पर कि अब तक कितनी बार राम रहीम को पैरोल मिल चुकी है, फरलो मिल चुकी है, तो अगर हम बात करें इसी साल की, तो ये इस साल में दूसरी बार पैरोल पर बाहर निकला है राम रहीम। क्योंकि जनवरी 2026 में जब साल की शुरुआत हुई थी तब 40 दिनों की पैरोल पर राम रहीम बाहर निकला था। उसके बाद मई 2026 यानी कि आज
30 दिनों की पैरोल पर राम रहीम बाहर है। 2025 की अगर हम पिछले साल की ही बात करें तो देखिए 3 बार पैरोल मिली थी, जिसमें जनवरी 2025, साल की शुरुआत में अप्रैल 2025 21 दिनों की फरलो मिली और उसके बाद अगस्त 2025 40 दिनों की पैरोल मिली है। आपकी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि राम रहीम को अब तक कब पैरोल या फिर फरलो मिली है। ये अक्टूबर 2020 से सिलसिला शुरू हुआ था। अक्टूबर 2020 में सबसे पहले 1 दिन की पैरोल मिली, मई 2021 में 1 दिन की पैरोल मिली, फिर फरवरी 2022 की अगर हम बात करें तो ये जो संख्या है वो ज़्यादा बढ़ गई, 21 दिनों की फरलो मिली। और इसी तरह देखिए जो सिलसिला है वो पैरोल और फरलो का बढ़ता चला गया। और इसके साथ साथ अब सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर राम रहीम पर इतनी जो सरकारी मेहरबानी है वो क्यों की जा रही है। राम रहीम को मिली पैरोल ने एक बार फिर से वही पुराने सवाल खड़े किए हैं कि क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर किसी एक प्रभावशाली व्यक्ति को ज्यादा राहत मिल रही है या फिर ये सब नियमों के मुताबिक हो रहा है। ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनके जवाब आज की इस चर्चा में हम तराशेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि राम रहीम की हर रिहाई पर जो कानूनी मामला नहीं जोड़कर इसे देखा जा सकता है, हर बार इसे राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे के तौर पर इस पर चर्चा छिड़ जाती है, बहस छिड़ जाती है और विवाद हर बार हम देखते हैं। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ चुका है जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। रामराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। सुखवीर तंवर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं INLT से। और मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का आज की इस चर्चा में मैं बहुत स्वागत करती हूँ। और रामराज जी, मैं आपके साथ चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरह से राम रहीम को इस साल की दूसरी पैरोल मिली है, तो क्या ये मान लिया जाए कि राम रहीम को जो पैरोल मिल रही है ये जेल नियमों के तहत दी गई है? लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से हत्या और दुष्कर्म का जो आरोप है, इस तरह से बार बार राहत मिलना, क्या इसे न्यू नॉर्मल मान लिया जाए, नॉर्मल लीगल प्रोसेस मान लिया जाए? सवाल तो उठेंगे कि बार बार इतनी ज्यादा पैरोल और फरलो, वो भी इतने दिनों के लिए, तो आखिर मेहरबानी के पीछे की वजह क्या है? देखो, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे प्रदेश की, हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूं, नमस्कार करता हूं, फिर आपकी बात का जवाब देता हूं। आज बहुत ही पर्व दिन है और हमारा देश एक महापर्व के रूप में आज के दिन को मना रहा है, क्योंकि आज ही के दिन 12 साल पहले विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली है। 12 साल बेमिसाल। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको हार्दिक बधाई, शुभकामना देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु की कामना करता हूं। और जिस तरह से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो उन्होंने सपन देखा है, उसको साकार करने में हमारे माननीय प्रधान सेवक डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, हमारा प्रदेश विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है। और जहां तक आपके प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं, ये जो कुछ हो रहा है नियम कानून के अनुसार हो रहा है, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार ही उनको ये पैरोल दी जा रही है। और ये कहना गलत है कि कानून के अनुसार ये कार्य नहीं हो रहा। कुछ विपक्ष वाले हैं जिनको और तो कोई मुद्दा मिलता नहीं, वो नैरेटिव फैलाने का नकारात्मक सोच रखते हैं वो, और इस तरह के उलझुल बातें करते हैं, क्योंकि जनता ने उनको नकार दिया। ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं और बौखलाहट में उलझुल बातें करते हैं, उलझुल फैसले लेते हैं। और जिस तरह से भगवान रूपी जनता के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी। ठीक है, यानी कुल मिलाकर रामराज जी आप कह रहे हैं कि जो पैरोल मिल रही है, जो हर बार जो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही ये पैरोल मिल रही है। मैं लौटूंगी आपके पास में। सुखवीर जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, मानते हैं कि जो बार बार पैरोल मिल रही है ये कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है, या फिर आप इसमें मानते हैं कि किसी तरह का कोई पॉलिटिकल माइलेज है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन है, जिसकी वजह से गुरमीत राम रहीम बार बार जेल से बाहर आ रहा है?
दीपिका जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था हरियाणा की धरती पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये नारा विभिन्न जो प्रत्यक्ष प्रमाण आए हैं बेटियों को बर्बाद करने का, बेटियों का यौन शोषण करने का, ये नारा अब इस राष्ट्र में और प्रदेश में मजाक बन चुका है। बेटियों का यौन शोषण करने वाला हत्यारा, जिसको माननीय न्यायालय से सजा हो चुकी है और उसको निरंतर वीआईपी ट्रीटमेंट जिस दिन से उसको सजा हुई है उसी दिन से मिल रहा है, सारा का सारा मीडिया के सामने। और जब उसको सजा हुई, किस प्रकार से पंचकुला में जो गोलियां भी चलानी पड़ी थी, वो सरकार की नाकामी भी तो है ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद भी जिस तरह से ट्रीटमेंट दिया गया और उसके बाद निरंतर इसको जो वीआईपी ट्रीटमेंट है वो सबके सामने है। और इस प्रकरण में सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इस हत्यारे और बलात्कारी राम रहीम से क्या संपर्क है और इनका क्या संदर्भ है। इसके अलावा क्या जो अन्य कैदी हैं जिनको सजा हो चुकी है, क्या उनके साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार हो रहा है, क्या इसी प्रकार की सुविधाएं उनको मिल रही है। तीसरी बात, और इसको बार बार जो पैरोल और फरलो दी जा रही है, उनका क्या मानना है कि जो दूसरे कैदियों पर लागू नहीं होता। और ये जो चुनाव का विषय आ जाता है बार बार, जैसे अगले साल के शुरुआत में पंजाब में चुनाव प्रस्तावित हैं और जैसे आपने अपने प्रोमो में बताया कि इनका पंजाब हरियाणा में भाई कोई आधार है या इनके भक्त हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस देश की दुर्बलता कहूंगा, मानसिकता, दुर्बल मानसिकता है कि एक जो अपराधी है, जो न्यायालय से सजा हो चुकी है और इसके बावजूद भी उसको राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं अंधभक्तों की फौज तैयार करने का जो काम भारतीय जनता पार्टी विगत के 12 वर्ष में कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसके अलावा ये कह के पीछा नहीं छूटेगा कि ये नियमों के तहत हो रहा है। वो नियम भी किस प्रकार से इसके लिए बदले गए थे, हत्यारे के लिए, वो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आज जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का अपराधियों को बचाने के लिए जो प्रयोग हो रहा है, वो मेरे से और आपसे छुपा हुआ नहीं है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को तो पहचान है, वो सिंगर जिस प्रकार से यौन शोषण का और हत्या का जिस प्रकार से उसके ऊपर जुर्म है, और ये एक ब्रजभूषण शरण सिंह नाम का जिसने हरियाणा की पहलवान बेटियों के साथ क्या क्या किया था, पूर्व मंत्री संदीप सिंह ने जो उसके खिलाफ महिला कोच ने मुकदमा दर्ज करवाया और उसमें किस प्रकार से सरकार ने संरक्षण दिया। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर सुखबीर जी आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन है, ये कानून के तहत दी गई बार बार जो पैरोल वो नहीं दी जा रही। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। उसके बेटे, ठीक है सुखबीर जी, विजेंद्र रेड्डी जी, क्या उसमें आप इस मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, नलू क्या राय रखती है कि क्या इसे मान लिया जाए कि ये राजनीति से प्रेरित है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन है, या आप मानते हैं कि ये कानूनी प्रक्रिया के तहत बार बार दी जा रही पैरोल और फरलो है? दीपिका जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इरलो की राम राम, नमस्ते और जय हिंद। दीपिका जी, जो आज हिंदुस्तान में जो हालात बने हुए हैं, चाहे वो पेपर लीकेज का मामला हो, चाहे असुरक्षित हमारी महिलाएं हो, और चाहे ये फिरौती मांगना हो, चाहे अपराध की दुनिया में बढ़ोतरी हो रही है, ये सिर्फ इसका एक ही रीजन मैं मानता हूं कि ये लोग अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं, अपराधियों को हौसला बढ़ाने का काम करते हैं, और उन लोगों को जो इनको फायदा पहुंचाता हो, वह चाहे कितना भी गलत व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, वो ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में संरक्षित करने का भी काम करती है और उनको लाभ पहुंचाने का भी काम करती है। ये इसी का एक कड़ी है ये भी, जो राम रहीम को बार बार इनको फरलो दी जा रही है, क्योंकि राम रहीम ने चुनाव में इनकी मदद की है। और उस यदि पहले चुनाव में 2014 के चुनाव में और 19 के चुनाव में इनको अच्छी मदद राम रहीम से मिली
और वो खुद अमित शाह वहां पर गए थे मदद मांगने के लिए, इनको मदद दी गई थी और उसी का एहसान अब इनको पता लग गया भाई जब भी कोई चुनाव नजदीक आता तो ये व्यक्ति हमारी मदद कर सकता है, और इसी वजह से सारे कानूनों को ताक पर रख करके उनमें बदलाव करके इनको ये पैरोल दी जाती है, क्योंकि पैरोल देना गवर्नमेंट के हाथ में होता है, रिकमेंडेशन गवर्नमेंट की चलती है। जब गवर्नमेंट किसी को रिकमेंड कर देती है तो जेलर उसको पैरोल पर भेजने का काम करता है और प्रशासनिक अधिकारी ही उसको अप्रूवल करने का काम करता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का है। तो इस वजह से अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बार बार इनको पैरोल पर लाया जाता है, ताकि आने वाले किसी भी प्रकार के चुनाव में, जैसे जनवरी में हमारे चुनाव थे, मेयर्स के चुनाव थे, उनको लिए लेकर के आए थे, अब 27 में पंजाब में चुनाव है, उनके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये 100%। अच्छा, मतलब अभी जो पैरोल मिली है उसे आप पंजाब के चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं कि पंजाब में पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये पैरोल दी गई है? बिल्कुल 100% दीपिका जी, चुनाव में इसका जो है ना फायदा उठाने के लिए इनको पैरोल दी जाती है, लेकिन इसका कितना बड़ा देश और प्रदेश को नुकसान हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उस बात को नहीं सोचते। इनका कितना हौसला बढ़ करके अपराध जो ना जगत में बढ़ोतरी हो रही है और दूसरे मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, हमारी महिलाएं असुरक्षित हो रही है, जो कि इनका सहारा लेते हैं कि भाई आप जो ना कुछ भी कुकर्म करो, भारतीय जनता पार्टी के पाड़े में चले जाओ, फिर आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं, चाहे वो करप्शन के मामले थे, चाहे वो महिलाओं से छेड़छाड़ के उनको शोषण के मामले थे, जो इनकी संरक्षण में चला गया उनको पूरा संरक्षित करने का काम किया गया है। इसलिए लोग जानबूझ करके अब इनसे घबराते नहीं है, सरकार से घबराते नहीं है। सरकार का जो दबदबा होता है वो खत्म हो चुका है। ये हमारे साथी कह रहे हैं कि हमारा देश विकसित भारत होने जा रहा है। अरे भाई देख, एक महीने में 4-4 बार आप तेल और डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ा रहे हो। क्या यही व्यक्ति विकसित भारत की पहचान है? क्या यही विकसित भारत की पहचान है कि हम कहाँ से तेल खरीदे, कहाँ से ना खरीदे? उसके लिए विदेशी लोग हमारे को तय करके बताते हैं और कहते हैं कि आपको 10 दिन की छूट है, 20 दिन की छूट है, आप वहां से तेल खरीद सकते हैं। क्या मैं आती हूँ आपके पास में। मनोज जी, जरा विस्तार से इसका विश्लेषण करिएगा कि आपकी राय में राम रहीम को साल में दूसरी पैरोल मिलना, पहले 44 दिन फिर 30 दिन की, क्या राजनीतिक मायने आप समझते हैं? क्या आप भी यही मानते हैं कि कुछ पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा है? आने वाले समय में 27 में पंजाब में चुनाव है, इससे जोड़कर रेड्डू जी बात कह रहे हैं, और भी ऐसा नहीं है कि यहीं तक सीमित है। इस तरह के तथ्य और तर्क लगातार जब भी राम रहीम जेल से बाहर निकला है तो सामने आए हैं। तो जरा इसका विस्तार से आप विश्लेषण करिए कि आप क्या मानते हैं। सही बात बोल रहे हैं। जिस तरह से 16वीं बार जो है दिया जा रहा है राम रहीम जी को, और ये पिछले 8 से 9 साल में जब से वो कन्विक्ट हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि जब उनको पैरोल मिलता है, नॉर्मली ये देखा जाता है किसी न किसी रूप में इलेक्शन होता है। हालांकि गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वो फौरी तौर पर वो कानून का नाम लेकर के बोलते हैं कि बस कानूनी उनको पैरोल दिया जा रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो नॉर्मली हम लोग हरियाणा में यही देखते हैं कि जब इलेक्शन होने वाला रहता है और उनके फॉलोवर जो है पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में लार्ज नंबर में है। इसको लेकर के कोई भी सरकार हो, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनएलडी हो, सभी के जो वर्कर्स हैं या किसी न किसी रूप में, कुछ लोग जरूर ऐसे हैं जो उनको मानते हैं और किसी न किसी रूप में दबाव जरूर बनाते हैं। पॉलिटिकल बेनिफिट तो सरकार को जिस तरह से खुलेआम अगर इस तरह का पैरोल अगर दिया जाएगा 40 डेज, 30 डेज, 13 डेज, 10 डेज, और आसपास में अगर इलेक्शन होगा और रिजल्ट भी उसी ओरिएंटेड हम लोग देखते हैं, तो स्वाभाविक है कि इस तरह का आलोचना जो है सामाजिक तौर पर तो होगा ही। और इसको लेकर के कोई खुलेआम जो है वो आलोचना मुझे लगता है कि नहीं कर पा रही है। जिस तरह से अगर इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन की भी हम बात करें तो जिस तरह से उस समय भी जो है वो राम रहीम को पैरोल मिला था,
और उस समय कांग्रेस को भी इस इशू को बखूबी उठाना चाहिए, चाहे एनएलडी को भी उस समय उठाना चाहिए। लेकिन उस समय चूंकि इनको लग रहा था कि अगर कुछ विपक्ष में अगर हम बोलते हैं तो कहीं इसका एडवर्सली इम्पैक्ट ना पड़े पोलिंग पे और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो कहीं नाराज ना हो जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इशू को लेकर के पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जिस तरह से कह रहे हैं कि विपक्ष भी इस मुद्दे पर बोलने से कतरा रहा है, फॉर्मली लीगली अगर देखा जाए तो गलत बयानी कर रहे हैं, नहीं चलेगी। कांग्रेस ने इस अपराधी को सजा दिलवाई। ठीक है सुखबीर जी ने अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। मैंने इसीलिए उनका एंगल समझने का प्रयास किया है। सुखबीर जी मैं आऊंगी आपके पास में, पहले उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। ठीक है मनोज जी, सुन ले, इतना उतावला क्यों हो रहा है? आराम से सुन लेना है, मैं भी सुन ही रहा हूँ, आराम से सुन ले, इतना उतावला नहीं। मनोज जी ठीक है चुप रहे मनोज जी, करो पहले इसको। दीपिका जी, मनोज जी से मेरा तो सबके लिए बोल रहे हैं ना। अभी उन्होंने बीजेपी को भी क्रिटिसाइज किया, आपके विपक्ष की भी बात रख रहे हैं। सर सुनिए, पहले सुनिए और उसके बाद जब आपको सुनने के बाद आपका जवाब रखने का समय दिया जाएगा तब अपनी बात जरूर रखिएगा। मैं आऊंगी आपके पास में। सर ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा मजबूरन। मनोज जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे एनएलडी, उनके सीनियर लीडर अगर सामने आकर के बोले और प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या प्रोटेस्ट करे, तभी तो कहा जा सकता है कि बखूबी सभी लोग जो अपोजिशन में एटलीस्ट वो परेशान है इसको लेकर के। लेकिन ऐसा तो हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि इसको लेकर के प्रदर्शन भी करते हैं कोई भी पॉलिटिकल लीडर। क्यों उनको दिया जा रहा है पेरोल? नॉर्मली जो लीगल वे में जिस तरह से मिलता है पेरोल, ये बोला जाता है कि मेडिकल ग्राउंड पे है, चाहे फैमिली में कुछ फंक्शन हो या कुछ ऐसा दुख वाला कुछ कारण हो, इसी कारण नॉर्मली जो है पेरोल दिया जाता है। और एक लीगल वे में भी अब तक जो भी दिया गया है वो लीगल वे में दिया गया है। पहले सामाजिक तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि इनको फेवर लगता है कि किया जा रहा है, क्योंकि और भी एक्यूज्ड हैं और भी इनमेट्स हैं वो जेल में, उनको इतना क्यों नहीं मिलता है, सिर्फ इन्हीं को क्यों मिलता है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है इसमें खुलेआम जो है आलोचना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके फॉलोवर्स जो है हरियाणा में, पंजाब में, वेस्टर्न यूपी में बहुत ज्यादा है। इसीलिए जो है नॉर्मली हमको लग रहा है कि इनको बार बार मिले। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर अगर आपकी बात का मैं निष्कर्ष निकालूं तो आप कहना चाह रहे हैं कि वर्चस्व इतना ज्यादा है, चाहे धार्मिक हम बात करें या फिर राजनीतिक लिहाज पर, कि कोई भी खुलकर मैदान में खेलने के लिए नहीं राजी हो रहा है। अब इसी पर कुछ काउंटर सुखबीर जी दे रहे थे, दीजिए सुखबीर जी, बताइए क्या बोल रहे हैं। दीपिका जी, सर्वप्रथम विषय ये है, आरोपी अलग होता है, आरोपी को कोई सुविधा मिलती है कोई विषय नहीं है, लेकिन ये सजा याफ्ता है, और वो भी महिलाओं के, बेटियों के यौन शोषण में और एक पत्रकार की हत्या में। और ये तो पत्रकार ही होंगे ना, इनको शर्म आती नहीं है किस प्रकार की बात कर रहे हैं। अरे बरखुरदार, कांग्रेस ने कभी इस आदमी को के बारे में बात करोगे क्या? चुप रहे तू। मैं क्या कह रहा हूँ? रामराज का क्या विषय इसमें? अरे दलित की बेटी को जिंदा जला दिया था, तुम भी बात करोगे के बारे में? अरे बेशर्मो, तुम्हें शर्म नहीं आती? देखिए, पहले तो एक एक करके अपनी बात रखिए, और दूसरा देखिए, आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप टीवी पर बैठे हुए हैं, अपने शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ कर करें। और तुम्हें शर्म नहीं आती? शब्द बहुत ही चयन करके ही आप इस्तेमाल करें। ये भी उसी घटिया टोली का आदमी है जो ये बीजेपी के नाम लिए ना मैंने, ये भी उसी टोली का आदमी है, इसको शर्म नहीं आती? बीच में तेरे टाइम में याद करना, तुम्हारे टाइम में क्या होता था? एक दलित की बेटी को जिंदा जला दिया था नूरपुर कांड में, एक बेटी को तंदूर में जिंदा जला दिया था, याद कर तंदूर कांड, याद तुम बोलोगे क्या? आज बोला छालनी, क्या बोला? विश्व सत्ता चाहिए, तुम बहनों के बारे में बोला क्या? सरकार ऊपर से नीचे तक महिला आरक्षण का विरोध किया, तुम तो उसी दिन खत्म हो गई थी तुम्हारी पार्टी। और इमरजेंसी में क्या हुआ था? लॉ का सबसे ज्यादा वायलेशन किसने किया? आपको शर्म नहीं आती? वायलेशन की किसने बताइए? इमरजेंसी किसने लगा दी बताइए? की बात करते हो और बेटियों का यौन शोषण करवाते हो, शर्म नहीं आती? कितने उदाहरण बताऊं? तुम तो महिला विरोधी हो। उदाहरण बताऊं?
कितने 3 तलाक मुस्लिम बहनों के लिए करता ही था, हमारी सरकार ने खत्म किया। सारे विषय इसी से और संबंधित 33% आरक्षण हमारी बहनों का हमारी सरकार ने किया। बीमा सखी योजना लेकर आए, यौन दीदी योजना लेकर आए हम। अनेकों ऐसे काम है जो हमारी बहनों के लिए हमारी सरकार ने किया। मैं क्या कहना चाह रहे हो? तुम महिला विरोधी हो, शर्म नहीं आती? बेशरम आई मत आप करते बड़ी बड़ी आगे ऊपर से नीचे डोगलाट में उल्टे सीधी बात करते हो, उल्टे सीधे पैसे ले लेते हो। ये डोगलाट का तो प्रणाम है। सरकार से नरेंद्र मोदी ने देश बेच दिया, तुम भी बात करते हो। विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। क्या मतलब है उनका? लोकप्रियता का पैमाना है विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री। और जिस पर छाल बोला, छाल में क्या बोला? इसमें 70 छेद है, तुम्हारे में 70 छेद है। तुम बात करोगे नरेंद्र मोदी जी की? 12,370 देश को बेचने वाले लोग मोदी जी ने तोड़ा, बात कर रहे हैं। 35 है मोदी जी ने तोड़ा। राम मंदिर का निर्माण मोदी जी ने किया, एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। हमारी बहनों के लिए 33% आरक्षण हमारी सरकार ने किया। बीमा सखी योजना लेकर आए हम, यौन दीदी योजना लेकर आए हम, लाडो लक्ष्मी योजना लेकर आए हम। अबे कोई ऐसे कार्य हमारी बहनों के लिए हमारी सरकार ने किया, अच्छा ठीक है, आप दोनों अगर इसी तरह आपस में लड़ते रहेंगे ना तो पूरा समय निकल जाएगा। और किसी दोनों की ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। आप दोनों प्लीज अपनी अपनी बारी में बात रखिए। इस तरह आपस में अगर भिड़ते रहेंगे तो कहाँ कुछ किसी को बोलने का मौका मिलेगा। रेड्डू जी, विपक्ष पर देखिए, विपक्ष पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। जितनी सत्ता पक्ष की जनता की सेवा करने की जिम्मेदारी होती है, उतनी विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि मुद्दों को उठाया जाए। क्या आपको लगता है जो आरोप अभी मनोज जी लगा रहे थे, जो बात वो कह रहे थे कि इस पूरे मुद्दे पर खुलकर विपक्ष सामने नहीं आए, चाहे कांग्रेस की हम बात करें, चाहे इनेलो की बात करें, कहीं ना कहीं जो एक वर्चस्व बना रखा है राम रहीम ने, एक बड़े तबके में फॉलोअर्स हैं, उनके अनुयायी हैं, ये इस बात से हर कोई वाकिफ है। तो क्या एक मान लिया जाए कि उसका एक डर है जो फ्रंट फुट पर आकर इसको लेकर विरोध विपक्षी दल नहीं कर रहे हैं? देखिए दीपिका जी, आज हरियाणा प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और जब ये शासन है तो ये तो इनको बेनिफिट दे ही रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से उसको फायदा पहुंचाते हैं और उनसे फिर अपना फायदा लेने का काम करते हैं। ये तो उनके पक्ष में बोलेंगे ही बोलेंगे। तो बाद में विपक्ष का काम बनता है कि भाई वो इनकी बात का विरोध करे और ये जनता के सामने लेकर क्या है कि ये जो सरकार कर रही है ये गलत कर रही है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। उसके लिए हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस तो एक बड़ा दल है, 37 विधायक इनके पास है और बराबर का वोट परसेंटेज भी इन्होंने लिया हुआ है। निश्चित तौर पर मनोज ने जो कहा, मनोज कुमार ने, मैं उस बात का समर्थक हूँ बिल्कुल खुले तौर पर। क्या इन्होंने कहा किसी सीनियर लीडरशिप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से का विरोध करे, कोई धरना करे, कोई प्रदर्शन करे। इस मामले में यहाँ टीवी पर आकर के प्रवक्ता लोग तो जरूर यहाँ पर बहसबाजी करते हैं, लेकिन ये भी सही है कि किसी भी कांग्रेस के बड़े लीडर ने, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, कुमारी शैलजा जी हो, या और अन्य हमारे राव नरेंद्र सिंह है, पूर्व अध्यक्ष उदय भान जी है, क्या किसी ने कोई इसके ऊपर पीसी की है? अगर की है तो ये भाई हमें बताने का काम करे कि इसके पैरोल के विरोध में हमारे अमुक सीनियर लीडरशिप ने इस दिन ये प्रदर्शन किया, इस दिन धरना दिया और इस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को जगाने का काम किया। हाँ, हम जरूर यहाँ पर बहसबाजी करते हैं, लेकिन कांग्रेस का बड़ा धर्म बनता है इस मामले में कि इनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। केवल मात्र प्रवक्ता यहाँ आकर के बोलेंगे या विरोध करेंगे तो उससे ये बात बनने वाली नहीं है। सरेआम अन्याय किया जा रहा है और प्रदेश की पब्लिक भी से भी मैं ये कहना चाहता हूं, भाई जिस व्यक्ति के ऊपर अपराध सिद्ध हो चुका है, जो व्यक्ति अपराधी घोषित हो चुका है, सजा याफ्ता हो चुका है और वो उसके जो दोष है वो प्रूव हो चुके हैं, इसके बावजूद भी आप इतनी बड़ी फॉलोवर में डटे हुए हो, रुके हुए हो। क्या आज भी ये इतना डिजिटलाइजेशन का वर्ड बना हुआ है, क्या आज भी इतना अंधविश्वास चला हुआ है कि लोग सब कुछ पता लगने के बाद भी उन्हीं के आदेश से चलते हैं, उन्हीं का आदेश मानते हैं और उन्हीं के कहने से चलते हैं? और सबसे बड़ी बात, यदि गवर्नमेंट उसको फॉलो करती है, देखना अभी राम रहीम जी बाहर आया, राम रहीम बाहर आया, अभी कितने सारे भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर लीडरशिप किस प्रकार से जो ना
ऑनलाइन इनको सुनते हैं, इनके चरण स्पर्श करते हैं, इनको मिलते हैं, इनके आगे झुकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जो इनके फॉलोअर्स हैं उनके ऊपर भी पड़ता है। वो देखते हैं जब हमारा एक मंत्री उनके चरणों में बैठा है तो कुछ ना कुछ तो बात है, तभी तो वो बैठे हैं। और उनको फॉलो करके आम पब्लिक जो इनके फॉलोअर्स थे पहले वाले, वो कहीं ना कहीं काफी कम तो हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो प्रेरणा इनको लेकर के इनको प्रेरणा लेते हैं लोग, तो सरकार को भी बचना चाहिए इससे। ठीक है, मैं लौटती हूँ। दर्शकों को एक जानकारी इसी से जुड़ी हुई दे देते हैं। बाबा राम रहीम, जैसे 30 दिनों की पैरोल दी गई है, 30 दिनों के लिए जेल से बाहर राम रहीम आ चुका है। सोनारिया जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच में काफिला निकला है सिरसा डेरे में। अब राम रहीम जो कि अगले 30 दिनों तक रहने वाला है। 16 बार राम रहीम को अब तक पैरोल मिल चुकी है। गुरमीत, राम रहीम को जो पैरोल मिलने की शुरुआत हुई थी ये 2020 से हुई थी और 2020 से लेकर अब तक 16वीं बार पैरोल मिली है। राम रहीम की जो आज रिहाई हुई है जेल से और 24 जून को बैरक में वापसी होगी। तो देखिए, ये 2020 से सिलसिला शुरू हुआ, 16वीं बार आज राम रहीम बाहर निकला है। अगर इस साल की हम बात करें तो दूसरी बार है जब राम रहीम को पैरोल पर बाहर निकला है। कड़ी सुरक्षा के बीच में सोनारिया जेल से काफिला निकला और इसके बाद ये काफिला सिरसा डेरे के लिए रवाना हुआ है। इसके बाद तमाम जो तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, सवाल हैं, वो उठने लगे हैं एक बार फिर से राम रहीम को पैरोल मिलने पर। चलिए फिर से चर्चा का रुख करते हैं। रामराज जी, सवाल बड़ा ये है क्योंकि इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि भले ही राम रहीम जेल में है, लेकिन जेल में रहने के बावजूद जो प्रभाव है, जो अनुयायी हैं, उनकी संख्या कम नहीं है। और इस बात से नकारा भी नहीं जा सकता है कि इन्फ्लुएंस भी काफी ज्यादा है। बार बार सवाल यही उठते हैं। अभी देखिए, हमारे पैनल में ही किसी ने जिक्र किया कि पहले मेयर के चुनाव थे, तब जनवरी में बाहर निकले, 2027 में पंजाब में चुनाव हैं। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि उन समीकरणों को साधने के लिए ऐसे आरोपियों का सहारा लिया जाएगा, उन्हें कानून की ताक पर इस तरह से बार बार रिहाई दी जाएगी? ये भी मान लिया जाए कि 27 में जब चुनाव है तो आने वाले समय में और एक बार फिर से राम रहीम को इस तरह पैरोल मिलेगी? देखो, ये कानून संगत कार्य है और पहले भी ऐसा होता आया है और लगभग 8 साल की सजा ये पूरी कर चुके हैं और जो नियम कानून के अनुसार ये सारा काम हो रहा है। हमारा देश सभी आरोपियों के साथ इस तरह होता है? क्या सभी आरोपियों को इस तरह से पैरोल और फरलो दी जाती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो काम हो रहा है नियम के अनुसार हो रहा है और इनको कोई मेरा सवाल आपसे ये है क्योंकि दुष्कर्म और हत्या का मामला कोई छोटा मामला नहीं होता है, कोई छोटा आरोप नहीं है। तो क्या जो ऐसा ये भी नहीं है कि कोई एक केस है, इस देश में हजारों ऐसे केस हैं जो दुष्कर्म और हत्या की सजा लोग काट रहे हैं। तो क्या उन सभी को इसी तरह से बार बार पैरोल और फरलो मिल रही है 30 दिन की, 44 दिन की? क्योंकि कानून है तो कानून सबके लिए बराबर है, या फिर ये मान लें कि सरकारी मेहरबानी है जिस वजह से वो बार बार बाहर निकल रहा है? ऐसा है, सरकारी मेहरबानी नहीं होती इसमें कई तरह के वो होते हैं, उसका व्यवहार है और किस जुर्म में उसकी सजा हो चुकी है, कैसा उनका व्यवहार है और कितनी सजा वो काट चुका है कैदी, तो उसके अनुसार ये कानून के अनुसार उसको ये पैरोल दी जाती है, उसको फरलो कहते हैं, फरलो दी जाती है। और ऐसा नहीं है कि कोई विशेष तरह का वहाँ पे बर्ताव किसी विशेष कैदी के साथ किया जाता हो, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार सब बराबर हैं। कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं सर आप जो व्यक्ति हत्या और दुष्कर्म की सजा काट रहा है उसके व्यवहार को, उसके आचरण को आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं फिर जेल के अंदर? वहाँ वो जो रहता है, जो जेल के अंदर रह गए, उसका आचरण कैसा है, वो कैसा और कैदियों के प्रति कैसा है, क्या वो सुधरने की कोशिश कर रहा है, क्या ये वहाँ पे रह के अन्य गतिविधियां चला रहा है, लोगों के साथ मारपीट कर रहा है, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, उसका व्यवहार कैसा है वहां रह के, तो उसके अनुसार ऐसा हमारे संविधान में, ऐसे हमारे कानून में प्रावधान है, उसके अनुसार पैरोल मिलती है और ये कानून के अनुसार हुआ है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और ये दूसरे जो आरोप लगा रहे हैं पंजाब में, अरे पंजाब में तो कमल खिल रहा है,
और डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी की उसमें विशेष भूमिका होगी, क्योंकि आपका तो खाता भी खुलने वाला नहीं है। आप तो जनता ने नकार दिए, जनता द्वारा नकारे गए लोग हो, बौखलाहट में उलझुल बातें करते हो, उलझुल फैसले लेते हो। और आपके टाइम में वो चंद्रा स्वामी क्या करता था, चंद्रा स्वामी के कलम से गवर्नर बनते थे, चंद्रा स्वामी जी के कलम से केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन होता था। इनसे पूछिए वीरेंद्र ब्रह्मचारी जी का कितना इंटरफेयर था सरकार में, पूछिए न चंद्रा स्वामी जी का कितना इंटरफेयर था। अरे ला का सबसे ज्यादा वायलेशन तो आपने किया। इमरजेंसी किसने लगाई, कांग्रेस ने लगाई। और कांग्रेस इमरजेंसी के टाइम में हिंदू भाइयों का पकड़ पकड़ कर तो नसबंदी कर दिया और मुसलमानों को छेड़ा तक नहीं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप हमारे को नैतिकता का पाठ पढ़ाओगे, आप महिलाओं के बारे में बोलोगे। एक तंदूर कांड हुआ था दिल्ली में, इनके कांग्रेस के युवा नेता थे, युवा प्रदेश अध्यक्ष थे, एक हमारी बेटी को तंदूर में भून दिया था। और दूसरा निर्वाणा गेस्ट हाउस कांड, सबको पता है निर्वाणा गेस्ट हाउस में क्या हुआ था। इनका तत्कालीन एमपी कितने हमारी बहनों के तार तार कर रहा था। दूसरा मैं बताना चाहूंगा ये मिर्जपुर कांड, एक दलित की बेटी को रामराज जी, क्या आज आप यहाँ पर कांग्रेस का यह इनेलो का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए बैठे हैं? एक मिनट नहीं, रामराज जी, हमारा राम रहीम को लेकर यहाँ पर टॉपिक है, डिस्कशन उस पर हो रहा है। क्या आप कांग्रेस का जो क्राइम का रिपोर्ट कार्ड है, जो उनकी गतिविधियां है कि इमरजेंसी लगाई गई, आप उसका रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए बैठे हैं? सर फैक्ट पर बात करिएगा। हमारी सरकार काम कर रही है। ठीक है सुखबीर जी, अब मुद्दा यहाँ पर जब राम रहीम का है तो आप यहाँ पर आवाज उठा रहे। ठीक है राम रहीम जी, मैं माफ कीजिएगा रामराज जी, मैं लौटूंगी आपके पास में। सुखबीर जी, मुद्दा जब हम यहाँ पर राम रहीम का उस पर चर्चा कर रहे हैं पैरोल पर, तो यहाँ पर सवाल बड़ा ये भी उठ रहा है कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, आपके पास इतने बड़े बड़े नेता हैं, क्या किसी बड़े नेता ने खुले मन से आकर इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई है? देखिए दीपिका जी, पहली बात तो आवाज उठानी चाहिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मत ये है। लेकिन अब बड़े नेताओं को तो मैं तो नहीं कह सकता आप आवाज उठाओ, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते इस हत्यारे अपराधी को किसी भी प्रकार का अगर कोई राजनीतिक संरक्षण मिलता है, मैं और मेरी पार्टी इसकी प्रबल विरोधी है। सामान्य व्यक्ति नहीं है ये सामान्य अपराधी नहीं है, ये बेटियों का यौन शोषण का सजा याफ्ता है, ये हत्यारा है एक पत्रकार का। और इसके बावजूद इससे किस प्रकार की सहानुभूति, और जिस तरह जो पंचकुला में कांड हुआ, इसी सरकार की विफलता का प्रमाण था। किस प्रकार से लाखों लोग वहां जुड़ने दिए, क्या इनकी विफलता नहीं थी? तो सुखबीर जी, सवाल तो यहाँ पर यही है ना कि अगर आप विपक्ष की, आपकी मजबूती से आपको जिम्मेदारी दी गई है, अच्छी आपकी विपक्ष में सीटें हैं, आप अगर आवाज नहीं उठाएंगे अगर इस मुद्दे पर, तो ये मैसेज तो जाएगा ही कि आप लोग भी उसी इन्फ्लुएंस में हैं। अगर आप बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव और इन्फ्लुएंस का आरोप तो आप पर भी लगेगा। नहीं, आप सुनिए, इसका मैं जवाब देता हूँ आपको, धैर्य से सुनिए। जिस प्रकार से इस हत्यारे और बलात्कारी को पैरोल और फरलो देने के लिए जो जेल मैनुअल हरियाणा का, उसमें जो बदलाव किया गया, वो किसकी मजबूरी थी? देखिए, हमारा काम विपक्ष का है, लेकिन उसमें बदलाव करना जिसकी सरकार है उसका काम है। और इस हत्यारे और बलात्कारी को फायदा देने के लिए उसमें बदलाव किया गया। शुरुआत में मना हुआ था ये मामला, हाई कोर्ट ने भी मना किया था, लेकिन जेल नियमों में बदलाव करके इसको राजनीतिक संरक्षण और लाभ दिया जा रहा है। ये सच्चाई है, इसका जवाब कोई है नहीं, और इधर उधर की बात करेंगे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय में इस केस की इन्वेस्टिगेशन हुई है और लगभग इसकी सुनवाई पूरी हो गई थी। इसमें सही गवाह गुजरे, तभी इतने महत्वपूर्ण मामले में जिसमें इसने सारी बदमाशी कर रखी है, गवाहों को मारा, धमकाया, क्या नहीं किया, इसके बावजूद इसको सजा की परिणति हुई है। इस पर ये सामाजिक एंटी सोशल है, और जो भी आदमी इसके पास किसी वजह से जाता है, मैं तो कहता हूं उनको मानसिक दिवालिया पड़े, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अगर इसकी कोई हिमायत करता है या किसी भी इससे कोई राजनीतिक लाभ लेता है, वो इस भारतीय लोकतंत्र का विरोधी है, मेरा तो ये कहना है।
और इस प्रकार के व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई राजनीतिक संरक्षण या लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। निश्चित तौर पे ये भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को कलंकित करने का प्रयास है। और जिस तरह से ये इधर उधर की बात करने लग जाता है रामराज, इसको जब नई नई फेरिस्त है, क्या हरियाणा की पहलवान बेटियों के साथ ब्रजभूषण शरण सिंह का जिस तरह का व्यवहार था, वो मुकदमा दर्ज हुआ कितना देर से, उसके बाद पोस्ट को किस प्रकार से हटाया गया, क्या इस देश प्रदेश ने नहीं देखा? क्या कहीं और की बेटियां थी? वो हमारे भारत और हरियाणा की बेटियां थी। इसके अलावा जो पूर्व मंत्री थे संदीप सिंह खेल मंत्री, क्या उन्होंने कोच के साथ बदतमीजी और यौन शोषण नहीं किया था? और इसी के अलावा जो इनका भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, उसके बेटे ने किस प्रकार से चंडीगढ़ में IAS अधिकारी की पुत्री के साथ बदमाशी नहीं करी थी, जिसकी डबल गिरफ्तारी हुई। एक बारी हल्की धाराओं में गिरफ्तार करके उसको जमानत मिल गई और फिर उसको जब दोबारा से दबाव दिया गया और तब उसकी दोबारा गिरफ्तारी हुई थी। ये किस मुंह से बात करते हैं? ये तो ताजा तरीन उदाहरण है इन्हीं की सरकार की विफलता के उदाहरण है। निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने जो नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो विफल है। उसका ये मजाक भारतीय जनता पार्टी ना के सिर्फ हरियाणा में, ना के सिर्फ अन्य प्रदेशों में, बल्कि समस्त देश में किस प्रकार से मणिपुर की बेटियों का आज तक भी क्या हाल चल रहा है, वो मेरे कहने की बात है क्या? इनका शासन नहीं था वहां? है कोई जवाब? निश्चित तौर पे ये संवेदनहीन लोग हैं। इनको बहन बेटियों के साथ किस प्रकार से उनकी सुरक्षा करनी है, उनसे इनका कोई मतलब नहीं है। ये झूठा अभी कह रहे थे महिला आरक्षण के विषय में। अरे महिला आरक्षण के नाम पे तुम इस देश में जिस प्रकार से परिसीमन लाना चाह रहे थे, उसको बेनकाब किया है। तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। किस प्रकार का एक इस देश को तोड़ने की आप प्रयास कर रहे थे। निश्चित तौर पे समस्त विपक्ष ने आपका वो मंसूबा विफल कर दिया। और महिला आरक्षण कानून तो बहुत पहले लागू हो चुका है। उसमें क्या है, वो क्यों मोदी जी ने उसको अलग अलग चीजों से जोड़ा? और हम तो आज भी कहते हैं जो मौजूदा संख्या है उसके आधार पर दीजिए महिलाओं को आरक्षण, क्यों नहीं देते हो? निश्चित तौर पे आपकी मंशा ठीक नहीं है, आप महिला विरोधी हैं। चलिए ठीक है रेड्डू जी, फाइनल कमेंट आप दीजिएगा ओवरऑल, क्योंकि गुरमीत राम रहीम को जब हम बात कर रहे हैं, एक तरफ वर्चस्व का भी एंगल है और दूसरी तरफ आने वाले राजनीतिक गतिविधियां और चुनाव से जोड़कर अगर देखा जाए तो क्या आप कहेंगे? देखिए दीपिका जी, कोई भी सरकार हो, जब कोई सरकार अपराधियों से फायदा लेना शुरू करती है और कानून से परे जाकर के उनको फायदा पहुंचाने का काम करती है, उनको सुविधाएं देने का काम करती है, तो वो समाज के लिए बहुत बुरा होता है और उसका परिणाम भी बुरा ही निकलता है अंत में। क्योंकि ऐसा करने से जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं सह मिलती है, उनका हौसला बढ़ता है। तो सरकार को निष्पक्ष तौर पर जो जिस भी प्रकार का अपराधी है उसको उसी प्रकार से ट्रीट करना चाहिए। किसी प्रकार का राजनीतिक फायदा उसको नहीं दिया जाना चाहिए और कानून के तहत सभी को बराबर समझते हुए सभी के लिए बराबर का न्याय करना चाहिए सरकार को, जो सरकार के हक में आता है। जब जुडिशरी ने अगर फैसला दे दिया है तो फिर वहां पंचकुला में 42 लोगों की हत्या करने की क्या जरूरत थी? अगर आपने ऐसे ही इसको घर पर ही रखना था, हर दूसरे महीने घर बैठाना था, तो क्यों पंचकुला में 42 लोगों को गोलियों से आपने भुनवाने का काम किया था? अगर आपने इतनी ताकत वहां दिखाई थी, इनको गिरफ्तार करने की हिम्मत की थी, तो आखिर इनके साथ एक कैदी की तरह से व्यवहार क्यों नहीं किया जा रहा? ये कहीं ना कहीं सरकार का लोभ और लालच दिखाता है कि सरकार अपने फायदे के लिए कितने निम्न स्तर तक जाते हैं। एक बहुत बड़े क्रिमिनल व्यक्ति को भी अपना फायदा लेने के लिए उसको सुविधा यदि कोई सरकार देती है तो वो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, वो समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। सरकार को अपराधी ही समझना चाहिए और न्याय कानून संगत उसको उसकी सजा या उसका फायदा दिया जाना चाहिए। किसी के लिए विशेष प्रकार की छूट दे करके यदि आप उसको फायदा पहुंचाने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर वो समाज के लिए गलत होगा और उसका नुकसान पूरे समाज को उठाना पड़ता है। ठीक है मनोज जी, फाइनल कमेंट। मैं वही कहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि हम अपने सीनियर लीडर को तो नहीं बोल पाएंगे
कि क्या बोलना चाहिए, जो जितना हमको लगता है हमको बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस को एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन दिया है जनता ने, उसी आधार पे अगर शायद व्यवहार करता तो शायद ज़्यादा कांग्रेस के लिए बढ़िया होता। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये मुद्दा, अगर रूल रेगुलेशंस जेल मैनुअल में अगर कुछ चेंजेज आया है तो इसको जो है हुड्डा जी को विधानसभा में ये इशू को उठाना चाहिए, फिर जो है सरकार इसके लिए मजबूर होती और कुछ चेंजेस करते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस मुद्दा को जो है ज्यादा नहीं उठाना चाहता है। अगर कांग्रेस होती, चाहे INLD होती, तो शायद यही व्यवहार होता जो अभी शायद हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपना रुख अख्तियार करती है, वही नतीजा आज हम लोग देख रहे हैं। आम आदमी तो अपना वोट दे देता है, चाहे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे सत्ता में आती है, एक ओपोजिशन आती है। ओपोजिशन का भी उतना ही रोल होता है कि लोगों के इश्यूज को उठाए, क्योंकि ये सोशल इश्यू है। अगर वो कन्विक्ट हैं तो स्वाभाविक है कि एक समाज में गलत मैसेज जाता है। तो इसको लेकर के अगर सरकार के साइड से कुछ गलत पॉलिसी लाया गया है, रूल लाया गया है या चेंजेस किया है, तो इसको अपोजिशन को बखूबी उठाना चाहिए। वो नहीं उठा पा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 16 बार होना और अपोजिशन को सिर्फ आलोचना करके सिर्फ टेलीविजन में के रूप में और सीनियर लीडरशिप को नहीं बोलना, मुझे लग रहा है कि इससे ये साबित होता है कि सभी लोग जो है एक ही तरह का एक ही प्रभाव में है, आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, सुखबीर जी, फाइनल कमेंट। दीपिका जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस हत्यारे और यौन शोषण के अपराधी के जो भी किसी प्रकार की सहूलियत दी जा रही है उसके सख्त खिलाफ है। और इस प्रकार का जो ये चुनाव वाला विषय है, देखिए ये कहीं ना कहीं जिस तरह से अतीत में भारतीय जनता पार्टी ने विगत 12 वर्ष के अपने कुशासन में जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, जो जिस तरह से चाहे उसमें सारे का सारा संविधान सम्मत विषय आ जाते हैं, आज किस प्रकार से सभी लोकतंत्र को बर्बाद करने मेरे पास समय की कमी है सुखबीर जी, इसलिए मेरे को फाइनल कमेंट, रामराज जी आप भी फाइनल कमेंट दे दीजिए। देखो, जो भी ये हुआ है नियम के मुताबिक हुआ है, और ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी का हरियाणा है, नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा और भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और रही बात पंजाब की, पंजाब में कमल खिलने जा रहा है और उसमें हमारे माननीय प्रधान से और डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी की विशेष भूमिका होगी। और जिस तरह से कांग्रेस बौखलाहट में उल जुलूल बातें कर रही है, उससे साफ साफ जो जाहिर होता है ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं। बौखलाहट में उल जुलूल बातें करते, उल जुलूल फैसले लेते हैं और इसीलिए जनता ने इनको नकार दिया। और ये भाई हमारा कह रहा था